हेलो फ्रेंड्स, एबी एक्सपर्ट ट्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एनआईएस क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेकर आए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आप याद करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। चलिए फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य किसे कहते हैं? वैदिक साहित्य भारत की अधिकतम रचनाएँ जो धर्म से जुड़ी हुई है उसे वैदिक साहित्य कहा जाता है, जैसे वेद, पुराण, आरण्यक, सूत्र इत्यादि। लेकिन वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा अंग है। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो वैदिक साहित्य किसे कहा जाता है? जो प्राचीन रचनाएं, जो पुराने टाइम में जो भी रचनाएं रची गई थी उन्हें हम वैदिक साहित्य कहते हैं। जो ना धर्म से जुड़ी हुई हो उन्हें वैदिक साहित्य कहा जाता है। और वैदिक साहित्य में सबसे पुराना जो वेद है वो है वेद। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेद से आप क्या समझते हैं? अब इसमें खाली वेद के बारे में पूछा गया है। वेद ना प्राचीन भारत के सबसे पुराने ग्रंथ है, जो ना संख्या में टोटल 4 है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हें संहिता भी कहा जाता है। यह ज्ञान का बहुमूल्य भंडार है। इनका रचना काल जो है वो 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखिए फ्रेंड, जो वेद है ना वो सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसकी संख्या तो टोटल 4 है। ये चारों का नाम इसमें दे रखा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये याद रखना आपकी, इसे ना संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि संहिता किसे कहा जाता है। तो आप बोलना कि वेदों को संहिता भी कहा जाता है। और इसका रचना काल भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप बोल देना कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। अब उसकी रचना पूछी गई है कि किसने की है। तो अर्थशास्त्र ना कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य कौन था? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री था। और उसकी जो पुस्तक थी ना तत्कालीन, वो ना अर्थव्यवस्था और राजनीति को जानने के लिए ना महत्वपूर्ण स्रोत था। यानी कि उस समय की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए और राजनीति को जानने के लिए ना महत्वपूर्ण स्रोत था। कौन सी? कौटिल्य की जो पुस्तक थी ना अर्थशास्त्र, वो। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि अभिलेख किसे कहते हैं और अभिलेखों से हमें किस प्रकार की सहायता मिलती है? पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी आदि जैसी सख्त सतह पर उखड़कर उखेरी गई लिखावट को अभिलेख कहा जाता है। भारतीय अभिलेखों में प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान को प्राप्त करने में विशेष सहायता प्रदान की है। इन अभिलेखों की न दी गई तिथियाँ इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में बड़ी सहायता सिद्ध हुई है। देखिए फ्रेंड, तो पत्थर या तो कोई धातु या तो पकी हुई मिट्टी, कोई भी सख्त सतह पर, सख्त मीन्स कठोर सतह पर जो खुरचकर उखेरी गई लिखावट होती है ना, यानी कि खोद कर जो लिखावट लिखी जाती है, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। और जो अभिलेख है ना वो भारतीय इतिहास के ज्ञान को ना प्राप्त करने में विशेष सहायता प्रदान करती है। यानी कि जो अभिलेखों के माध्यम से हम जो भारतीय इतिहास के बारे में जानने में ना हमें बहुत सहायता मिलती है, यानी कि अभिलेखों के माध्यम से। और इन अभिलेखों की ना दी गई जो तिथि होती है, यानी कि जिन अभिलेखों पे जो डेट लिखी होती है उसके सहायता से हम ना उसकी सहायता से इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में सहायता प्रदान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिलालेख लिखवाने में सबसे पहला किसका नाम है और वह किस भाषा में लिखा गया है? शिलालेख लिखवाने में सबसे पहला किसका नाम है और वो किस भाषा में लिखा गया है? तो जो शिलालेख है ना, अब आप कंफ्यूज हो गए कि शिलालेख और अभिलेख ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? शिलालेख क्या है, अभिलेख क्या है? तो सुनिए फ्रेंड, अभिलेख जो होता है ना वो किसी भी चीज़ पर लिखी गई, चाहे वो कोई भी सख्त सतह होना चाहिए, बस या तो धातु हो जाए या पत्थर हो जाए या पकी हुई ईंट हो जाए, कुछ भी चीज़ उस पर अगर खुरचकर कोई भी लिखावट लिखी गई है ना तो वो अभिलेख हो गया। और शिलालेख होता है सिर्फ पत्थरों पर। शिलालेख से पत्थर के मतलब उसको अभिलेखों को कहा जाता है शिलालेख, क्योंकि सील का मतलब पत्थर होता है। ओके, तो फ्रेंड्स सुनिए, तो शिलालेख लिखवाने में ना सबसे पहला नाम किसका है और वह किस भाषा में लिखा गया है? तो शिलालेख लिखवाने वालों में ना सबसे पहला नाम सम्राट अशोक का है। और अशोक के जो अधिकतम अभिलेख है ना, यानी कि ज़्यादातर अभिलेख वो ना खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में लिखी गए हैं। खरोष्टी लिपि और ब्राह्मणी लिपि में, ये एक लिपि है लिखावट, उसमें लिखी गई है। और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो प्राप्त की है वो है जेम्स प्रिंसेप। अशोक तथा गुप्त शासकों के अभिलेख अति महत्वपूर्ण है। अशोक के और गुप्त शासकों के, इन दोनों के अभिलेख है ना वो बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम 6 पे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, थोड़ा आगे पीछे हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जानने में ना विभिन्न स्रोत कौन से हैं?
यानी कि जो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो जानकारी प्रदान करते हैं उनमें विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से अभिलेखों से हमें ना जानकारी प्राप्त होती है इतिहास के बारे में। और सिक्के के माध्यम से भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं, पुराने इतिहास के बारे में। और स्मारक और भवन। स्मारक क्या होता है, भवन क्या होता है, भवन निर्माण जानते हो। स्मारक होता है जैसे कि स्मारक में हो गया अभी ताजमहल, ये सब हो गया स्मारक। और महल में ताजमहल आता है, इंडिया गेट आता है, ये सब ये ना प्राचीन रचनाएं हैं। इनके माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान होती है। और पुस्तकों के माध्यम से भी हमें ना इतिहास के बारे में जानने की सहायता मिलती है। तो चलिए हम अभिलेख को डिस्कस करते हैं। अभिलेख हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इन अभिलेखों को ना पढ़कर हम अपने इतिहास के बारे में जान पाते हैं। हो गया। अब हम सिक्के के बारे में जानेंगे। सिक्के के अध्ययन को ना मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यानी कि जो सिक्के का अध्ययन करते हैं ना, जो सिक्के का अध्ययन करते हैं, जो सिक्कों के बारे में खोज करते हैं, सिक्कों के बारे में हर चीज़ पता लगाते हैं, उन्हें ना मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और अधिकतम सिक्के ना तांबा, चांदी और सोना, सीसा धातु से निर्मित होते थे। यानी कि जो पहले के ना जो सिक्के होते थे वो ना ज़्यादातर तांबा का, सोना, सीसा, धातु इन सब के निर्मित होते थे, यानी इन सब के बने होते थे। सिक्कों पर ना राजाओं और देवताओं के नाम और तिथियाँ उत्कीर्ण होते थे। यानी कि जो सिक्का था ना, सिक्के पर क्या क्या राजाओं के पिक्चर लगे हुए रहते थे, देवताओं के पिक्चर और तिथियाँ, यानी कि डेट लिखी होती थी। अब स्मारक और भवन से हमें किस प्रकार की सहायता मिलती है इतिहास के बारे में जानने में। तो सुनिए, प्राचीन काल में महलों, मंदिरों, स्मारकों से हमें ना इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि समझ गए ना फ्रेंड, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्राचीन काल में जो महल, यानी कि महल, ताजमहल ले लो, और मंदिरों, कोई भी मंदिर, पुराने मंदिर ले लो, लोटस टेम्पल हो गया, कोई भी स्मारकों कोई भी भवन या वो कुतुब मीनार, कुछ भी ले लीजिए, या इंडिया गेट, इन सब से ना हमें ना इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब पुस्तकें, प्राचीन इतिहास की पुस्तकें से हमें ना इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि जो पुरानी इतिहास की पुस्तक होती है ना, उसे इतिवृत्त भी कहा जाता है। इतिहास की पुस्तक को इतिवृत्त कहा जाता है। तो इनसे ना हमें इतिहास के बारे में जानने में सहायता मिलती है। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड। तो सुनिए इसमें क्या है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र ना कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। यानी कि इसका रियल नाम तो विष्णुगुप्त है कौटिल्य का। और मौर्य के दरबार का ना ये प्रधानमंत्री था। इसमें डिटेल में दे रखा है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन उसमें शॉर्ट में दे रखा था। इसमें डिटेल ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है इसमें कि जो कौटिल्य था वो कौन था। तो उसका पहले पुराना नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और वो मौर्य के दरबार का ना, मौर्य काल में मौर्य के दरबार का वो प्रधानमंत्री था। उसकी जो पुस्तक थी ना अर्थशास्त्र, वो ना भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ स्वीकार किया गया है। जो उनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसको ना भारत की राजनीति का ना ग्रंथ का राजनीतिक ग्रंथ स्वीकार किया गया। इस पुस्तक में ना राजा के कर्तव्य, युद्ध करने का ढंग, कूटनीति के नियम और शासन प्रबंध को कुशल बनाने के सिद्धांत, ऐसे अन्य राजनीति विषयों पर सॉरी फ्रेंड कहते हम। हाँ, इस पुस्तक में ना राजा के कर्तव्य, युद्ध करने का ढंग, कूटनीति के नियम, शासन प्रबंध को कुशल बनाने के सिद्धांत, ऐसे अन्य राजनीति विषयों पर विचार किया गया है। यानी कि इसमें एक जो अर्थशास्त्र है, इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया है, क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि इसमें किस पर चर्चा की गई है। तो इसमें ना जो युद्ध करने का ढंग होता है, युद्ध किस तरीके से करना चाहिए, इस पे बातें की गई है। और जो पुस्तक में ना राजा के कर्तव्यों को निहित किया गया है, यानी कि राजा का कर्तव्य क्या है वो बताया गया है। कूटनीति के नियम, यानी कि कूटनीति के नियम को वो किया गया है। और शासन प्रबंध के ना कुशल बनाने के सिद्धांत को भी ना सिद्धांत और ऐसे अन्य राजनीति विचारों पर ना वो किया गया है, विषय पर विचार किया गया है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका ना मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत है। यानी कि मेगास्थनीज पे तो कौन थे? एक ना यात्री थे जो भारत में आए थे, यूनान से आए थे। ये यूनान से आए थे भारत में यात्रा करने के लिए। तो इन्होंने ना एक पुस्तक लिखी थी भारत को देख के, भारत की अर्थव्यवस्था को देख के और जैसे रहन सहन भारत में लोग कैसे रहते हैं, इन सब को देख के मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका।
तो और इसलिए इसको ना यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। और अर्थशास्त्र से ना अलग है, मतलब ये ना अर्थशास्त्र से बिल्कुल अलग है। इस वृत्तांत से ना तत्कालीन भारत के सामाजिक स्थिति पूर्ण प्रकाश पड़ता है, यानी कि इससे ना जो ये इस वृत्तांत से ना तत्कालीन भारत पर, यानी कि उस समय के भारत पर ना सामाजिक स्थिति पर, उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी उस पर ना पूर्ण प्रकाश पड़ता है, यानी कि दोबारा से प्रकाश पड़ता है, यानी कि हम उसके बारे में जान पाते हैं। इसमें तो हम सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं, और जो अर्थशास्त्र था ना उसमें हम राजनीतिक स्थिति के बारे में जानते थे। ओके फ्रेंड, इसलिए अलग है इससे। तो सुनिए, अनेक विद्वान इस वृत्तांत को ना विश्वसनीय नहीं मानते हैं, यानी कि इसे ना विश्वसनीय नहीं मानते, यानी कि पूरे विश्व में मतलब इसे महत्व नहीं देते हैं। और विद्वानों का कहना है कि मेगास्थनीज की कई बातें ना सुनी सुनाई लिखी गई है, यानी कि जो मेगास्थनीज थे ना उन्होंने जो अपने कानों से सुना वो ही लिख दिया। इसलिए ना ज़्यादातर लोग ना जो ज़्यादातर लोग इनकी बातों को मानते नहीं हैं। सुनी सुनाई लिखी गई, और इन झूठी बातों को ना छोड़कर उसकी पुस्तक से ना हमें बहुत उपयोगी एवं वास्तविक ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया, ये चैप्टर पसंद आया, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उन स्टूडेंट तक शेयर करना जिसको ज़रूरत है, जो ट्यूशन नहीं पढ़ता। और इस लॉकडाउन में तो वैसे भी सब ट्यूशन बंद है, क्या पता उनकी कोई सहायता हो पाए। प्लीज़ फ्रेंड।